नमस्कार दोस्तों। आज दमदम घूमते घूमते मुझे हमारे फ्लैट में ही मुझे एक पुराने पत्रकार से मुलाकात हो गई। तो मैंने तो हल्का उनसे जान लिया उनके बारे में। मुझे बहुत खुशी हो रही कि मैं एक रिटायर्ड पत्रकार से बात करने आज जा रहा हूँ। और अब सुनिए उनकी जुबानी, उनकी कहानी। उनका नाम है दीपक राय। दीपक राय। आपका परिचय बताइए। हाँ, मैं दीपक राय हूँ। मैं इलाहाबाद में था पत्रकारिता में। मैं बंगाली हूँ, ये भी बोलिए। और मेरी जाति बंगाली है। मैं इलाहाबाद में बहुत ही अच्छा वर्क किया। और कौन से प्रकाशन में? वहाँ था मित्र प्रकाशन। मित्र प्रकाशन में माया निकलती थी। आपने हमारे इधर माया एक था मैगजीन जो पूरे हिंदुस्तान में मिलता था। आगे बोलिए। हमारे यहाँ जो करीब 16 मैगजीन थी और 2 न्यूज़पेपर था। और एशिया का सबसे बड़ा प्रेस था हमारा मित्र प्रकाशन। माया प्रेस मुद्रक थे। और वहाँ से मैं पत्रकारिता करते हुए हमारा अचानक एक हादसे में मेरा पैर खराब हो गया। परंतु वहाँ के जो मालिकान थे उन्होंने हमको छोड़ा नहीं। हमारे कार्य से वो इतने खुश थे कि बाद में उन्होंने हमको अपने ही यहाँ प्रेस मैनेजर का एक पद दे के अपने प्रेस में हमको बैठा दिए। हमारे अंडर में करीब 650 वर्कर कार्यरत थे। आगे फिर मैं वहाँ रिटायर किया। रिटायर करने के बाद हम अपने वतन बंगाल लौटा। और अब मैं यहाँ दमदम में निवास कर रहा हूँ। 2 मिनट। आप ओरिजिनल कहाँ के? मैं यहीं का हूँ। हमारा यहाँ राना घाट काली नारायणपुर हमारा गांव है। और तो आप बंगाल से इलाहाबाद कैसे पहुँचे? चूँकि वहाँ हमारे पिताजी यहाँ से ही अमृत बाजार पत्रिका में वो कार्यरत थे। तो उनको भी मालिक ने कार्य उनका देखते हुए बहुत प्रशंसा किया। और इलाहाबाद में जब उन्होंने अपना प्रेस खोला पत्रकारिता के लिए तो हमारे पापा को वहाँ जो है उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। और उसके बाद से पापा वहीं थे। अब चूँकि पापा मम्मी सब वहीं थे तो हमारा जन्म इलाहाबाद में ही हुआ। मतलब आप बंगाली इलाहाबाद में जन्मे। हाँ। और आप बंगाली हैं लेकिन हिंदी तो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, यूपी की भाषा। और आपकी मतलब आप दूसरी पीढ़ी के पत्रकार हैं। हाँ। पहले आपके पिताजी थे और अब आप हैं। तो फिर मित्र प्रकाशन शायद भाई भाई के झगड़े के कारण बंद हो गया। हाँ। और आप रिटायर हो गए वहीं से तब। और रिटायरमेंट के बाद आप वापस दमदम आ गए। अच्छा, अब आपका अभी आप क्या करते हैं? अब यहाँ है अपना घर बार का कामकाज देख रहे हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, वो भी इलाहाबाद से ही पढ़ लिख कर बड़े हुए। और फिर उन्होंने अपना जो है नौकरी के क्षेत्र में पैर जमाया। तो मेरा पुत्र जो है वो बड़ा था, वो इस वक्त जो है राजस्थान में है। और मेरी एक बिटिया है, वो बेटी वो इस वक्त दिल्ली में है। हमारे पुत्र जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं और बेटी जो है वो सिविल इंजीनियर है। मतलब पत्रकार की दोनों बेटे एवं बेटी दोनों में से कोई भी पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं आया। कोई बात नहीं, मेरी बेटी भी नहीं आई है। लेकिन आपने जो मुझे बताया था कि आपने पत्रकारिता की डिग्री ली है, कहाँ से ली? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आपने बीए की डिग्री ली है? हैं? जर्नलिज्म की डिग्री ली है? हाँ। आपकी क्वालिफिकेशन नहीं बताया आपने। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से LLB किया था। उसके बाद जब प्रिंटिंग लाइन में देखा क्रेज बढ़ रहा और नौकरी के क्षेत्र में भी कई हमने कंपटीशन में बैठे तो हमारा सिलेक्शन में नहीं हुआ, हमारे भाग्य में नहीं था। तो चूँकि मुझे रुचि थी पत्रकारिता में वो पापा को देखते हुए, तो मैंने वहाँ से इलाहाबाद प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से जो है वहाँ प्रिंटिंग का डिप्लोमा किया। उसके बाद फिर हमको जो है नौकरी मिल गई मित्र प्रकाशन में। तो मैं भी 25 साल एक
नागपुर के एक पेपर में लोकमत समाचार में 25 साल या 30 साल ब्यूरो चीफ के हिसाब से गोंदिया ज़िले में काम किया। मुझे तो पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत अच्छा लगता है, और चूँकि मैंने प्रेस की बंद कर दिया तो मैंने डिजिटल मीडिया में अपना एक चैनल खोला हूँ, और इस चैनल के लिए अचानक मुलाकात हो गई भाई साहब से, और मैंने बोला ये मेरे लिए सौभाग्य है कि एक सम्मान है पत्रकार टू पत्रकार कि उनका इंटरव्यू ले लूँ। और मैं जब बंगाल घूम रहा हूँ तो अब बात करते हैं चुनाव के बारे में, और मैं आशा करता हूँ आप अपने व्यूअर्स को बिल्कुल बेबाक बात करेंगे। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप किसको वोट डालेंगे, आप अपना बेबाक बातचीत अपनी रखिए। एक पत्रकार आपसे पूछ रहा है एक दूसरे पत्रकार को कि बंगाल चुनाव क्या बोलता है। देखिए, जहाँ तक बंगाल चुनाव का जो मैंने अभी तक का जो रुख मैं देख रहा हूँ, फिलहाल तो मुझे उम्मीद यही है कि इस बार बंगाल में स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिल पाएगा, मतलब मेरे अनुभव के हिसाब से। अब यदि जैसे कि होता आया है, मैं अपने जीवन में मैंने अपने होश में मैंने 40 चुनाव तो देख ही लिया है। मेरी उम्र चूँकि इस वक्त 62-63 के लगभग है। आप मेरी उम्र के ही हैं। हाँ। तो अब जैसे कि हमेशा सुनते आए हैं सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग, ये वो, तो अगर ऐसा कुछ संभव हुआ तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या हो आगे। परंतु जो मैं यहाँ अभी तक बाज़ार जाता हूँ, चारों तरफ देखता हूँ, घूमता हूँ, तो मैं पब्लिकों के बीच में बैठता हूँ, मैं उनकी सुनता हूँ, अपनी किसी को नहीं बताता। और इस अनुभव से मुझे ये महसूस हुआ कि अब इस बार बंगाल में स्पष्ट बहुमत शायद ही किसी को मिल पाए। सबसे बड़ी पार्टी के हिसाब से आप किसको आंकते हैं? फिलहाल तो देखिए, अब क्षेत्रीय पार्टी के हिसाब से तो यहाँ सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त टीएमसी ही है, तृणमूल कांग्रेस। और सेकंड में आता है, यहाँ पहले जैसे 30 साल 35 साल यहाँ राज्य किया सीपीएम, अब वर्तमान में इस वक्त बीजेपी है लार्जेस्ट पार्टी के हिसाब से भारतवर्ष में। तो यहाँ अभी सिर्फ भाजपा के 3 एमएलएज हैं और 10 एमपीओ कैसे आए वो दूसरी बात है। तो अब देखिए, ऐसा है कि देश का कुछ माहौल भी ऐसा होता है कि देखिए, भाजपा का जहाँ तक सवाल है, यदि अब लोग सोचते हैं कि उन्होंने बंगाल में 40 सीट में से 19 सीट 18 सीट जीत लिया, तो देखिए मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर ये है कि देखिए, लोकसभा चुनाव को लोग एक अलग नज़रिए से देखते हैं। बिल्कुल। और विधानसभा जो चुनाव है वो चूँकि राज्य से संबंधित होता है तो उसको अलग नज़रिए से देखते हैं। हाँ, तो आप विधानसभा के बारे में। वर्तमान में देश में पहले तो बीजेपी के पहले कांग्रेस थी, तो हमेशा कांग्रेस ही राज करती थी। अब चूँकि कांग्रेस पार्टी में नेता के अभाव से वो पार्टी छिन्न भिन्न हो रही है, तो लोगों ने विकल्प के रूप में भाजपा को चुना। तो अब भाजपा भी अब ऐसा है कि हर राज्य में भाजपा का ही, जहाँ जहाँ भी आप चुनाव देख लीजिए, भाजपा को क्षेत्रीय पार्टी मतलब बिल्कुल बराबर का टक्कर देती है। कुछ मतों के अंतर से बीजेपी जरूर सरकार बना लेती है, परंतु बीजेपी वो केंद्र के हिसाब से ही लोगों ने उनको अच्छा विकल्प चुना है, परंतु राज्य के हिसाब से अभी भी पूरा बीजेपी के ऊपर लोगों का उतना भरोसा नहीं। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप जैसे सरकार अभी तृणमूल कांग्रेस की है, और आप माने या न माने कि मैं आज कृष्णनगर घूम के आया, तृणमूल कांग्रेस के विरोध में भी लोग बोलने से डरते हैं। यहाँ तो मैंने देखा कि तृणमूल कांग्रेस के विरोध में भी कोई आसानी से बाइट नहीं देता, गोल गोल बातें होती हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या तृणमूल कांग्रेस 1 नंबर पर रहेंगी और 2 नंबर पर भाजपा रहेंगी, या भाजपा 1 नंबर पर रहेंगी, तृणमूल कांग्रेस 2 नंबर पर रहेंगी? देखिए, वो अभी मैंने स्पष्ट किया ना कि जैसा कि शुरू से होता आया है, कांग्रेस पार्टी के समय भी सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग होता था और वर्तमान समय में भी हुआ है, और लोगों ने उसका विरोध किया है। यदि ऐसा कुछ ना हुआ
तो भाजपा को और टीएमसी को, दोनों को ही मैं एक ही पलड़े में देख रहा हूँ। अब थोड़े मतों के अंतर से कौन आगे जाएगा ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। 2 मिनट, आप एक भाजपा केंद्र में सत्तासीन है, उनके पास सारे हथकंडे हैं, सारे पावर्स हैं, लेकिन देखिए बहुमत का बहुत बड़ा आंकड़ा तृणमूल कांग्रेस के पास है। तो मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये रहेगा कि क्या भाजपा और टीएमसी बराबर बराबर पे रहेंगे या थोड़े मतों से भाजपा को आप कितने सीट पे आंकते हैं, एक अनुमान? देखिए ऐसा है, मैंने कहा ना कि ये क्षेत्रीय पार्टी को और जब विधानसभा चुनाव और लोकसभा का चुनाव को लोग अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा समझ लीजिए कि करीब लगभग 294 सीट है, तो सीपीएम जैसे पिछली बार 40-44 सीट पाई है, तो इस बार हो सकता है सीपीएम का कुछ वोट बढ़े, कुछ सीट बढ़े, तृणमूल का सीट घटेगा, वही सीट वही वोट बीजेपी में जा सकती है। तो बीजेपी और तृणमूल करीब ही करीब रहेंगी। जैसे कि अभी पिछले चुनाव बिहार में चुनाव हुआ, आपने सुना होगा, देखा होगा, जिस वक्त मतगणना हुआ, राष्ट्रीय जनता दल भाजपा को बिल्कुल बराबर का टक्कर दे रही थी। बिल्कुल अंत तक जो है जनता ये समझ नहीं पा रही थी कि बहुमत किसे मिलेगा। बिल्कुल अंतिम में ये जाके स्पष्ट हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल को 73 सीट मिला और भारतीय जनता पार्टी को 75 सीट मिला, और जनता दल यूनाइटेड को भी इसी तरह करीब 40-41 सीट ऐसे ही कुछ मिला। तो वहाँ दोनों ने अलायंस करके अपना पार्टी बना लिया है। अब आप पंजाब में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, हर जगह भाजपा के जो मेन नायक, जो महानायक जिनको बोलते हैं भाजपा, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी के ही क्षेत्र गुजरात में आपने देखा होगा पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बराबर का टक्कर दिया, जबकि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का क्रेज बहुत कम जा रहा है, परंतु गुजरात में कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी जी के ये भारतीय जनता पार्टी को जोरदार टक्कर दिया, और इसी तरह थोड़े ही सीट के अंतरों से कांग्रेस हार गई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक तीसरा संयुक्त मोर्चा भी चुनाव लड़ रहा है। मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ संयुक्त मोर्चा के कांग्रेस के एक मुझे जो प्रत्याशी है एमएलए वो लड़ मिले, और सीपीएम के भी कुछ कैडर्स मिले, वो कह रहे हैं कि हम भी कम नहीं हैं, हम उनका तो उनके फॉलोअर्स की बात छोड़ दीजिए, वो मुझे कह रहे हैं कि ये दोनों लड़ते रह जाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। तो संयुक्त मोर्चा के बारे में आपका क्या कहना है? आप पहले सीपीआई के, आप पहले कम्युनिस्टों के बारे में बोलिए और फिर कांग्रेस के बारे में। मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ, ब्रिगेड मैदान में जो सभा हुई थी मोदी जी की, वहाँ ये मैंने बहुत पेपर में पढ़ा था कि 1 लाख लोग थे, और ब्रिगेड मैदान में जब संयुक्त मोर्चा की सभा थी वो तब 10 लाख वोट थे, 10 लाख लोग सुनने आए थे संयुक्त मोर्चा में। तो ये बात बोलकर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि संयुक्त मोर्चा की पोजीशन क्या रहेगी? मैंने अभी स्पष्ट किया ना कि तृणमूल का ही जो, देखिए तृणमूल से जो बाहर निकले नेता जो बीजेपी में जाके जुड़ गए, तो इसमें होता क्या है, अब जैसे शुभेंदु अधिकारी और बहुत से ऐसे नेता हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, उनके साथ में रहने वाले, अब चूंकि उनके नेता अलग हो गए, तो अब उनके साथ के जो रहने वाले हैं, वो जब तक टीएमसी में थे उन्होंने खुल के उनका साथ दिया, अब चूंकि वो टीएमसी से अलग हो गए, भाजपा में आ गए, तो उनके ही कुछ अपने वर्कर्स वो चुपचाप जाके भाजपा को वोट ना दे के वो जाके सीपीएम और संयुक्त मोर्चा को दे देगी, क्योंकि वो टीएमसी को नहीं देगी, क्योंकि टीएमसी से उनको गुस्सा है और टीएमसी के लोग उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि वो शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं के साथ थे। तो वही वोट संयुक्त मोर्चा को जा सकता है।
तो उससे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि संयुक्त मोर्चा का सीट पिछले विधानसभा के तुलना में इस बार कुछ बढ़ेगा। वैसे सीपीएम की पोजीशन क्या है, कैडर्स है? अब देखिए, सीपीएम का कैडर्स ये है कि उनके यहाँ नेतृत्व करने वाले कोई अच्छे लीडर अब इस वक्त मैदान में नहीं है। कांग्रेस का भी वही है और कांग्रेस का भी वही हाल है। वैसे मैंने एक चीज़ देखा कि केंद्र की जब बात आती है तो लोग, कितनी भी गलतियां हो नरेंद्र मोदी की, लोग नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। इस बारे में आपका क्या है? हाँ, वो मैंने आपसे बोला ना, देखिए वर्तमान में हमारे भारतवर्ष का जो राजनीतिक स्तर है वो ऐसे एक मोड़ पे खड़ी है कि आवाम को चाहिए एक मजबूत पार्टी जो केंद्र को चला सके। तो बड़ी पार्टी के हिसाब से उनके सामने एक ही विकल्प था, भारतीय जनता पार्टी। अब चूँकि भारतवर्ष में आप देखिए, कश्मीर का एक समस्या था, सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ कश्मीर का था, और कश्मीर की वजह से ही हमारे देश में आतंकवाद बढ़ रहा था, लाखों हजारों लोग मारे गए। अब जनता कांग्रेस को देखा, कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके बाद प्रणब मुखर्जी उस समय रक्षा मंत्री थे कांग्रेस के पार्टी में ही, उन्होंने भी अपने नेता को ये निर्देश दिया कि भाई कुछ करो, परंतु उनके जो हाईकमान थे उन्होंने कुछ खास कर नहीं दिखाया। तो जनता ने विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी को चुना, और भारतीय जनता पार्टी बैठते ही उन्होंने ऐसा एक्शन लिया कि आज कश्मीर में लोग खुशहाल हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग नौकरी में जा रहे हैं, लोग खुल के अपना किसान अपना खेती बाड़ी कर रहा है। वो कांग्रेस के समय में नहीं था। मैं आपको रोकूंगा, मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। करीब करीब हमारी उम्र बराबर है, आपने इंदिरा गांधी का शासन भी देखा होगा। हमने इंदिरा गांधी का भी शासन देखा। और मैं अब एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अगर तुलनात्मक अध्ययन करें, मोदी जी अच्छे हैं लेकिन उतने ही अच्छे श्रीमती गांधी थी, इस बारे में आपका क्या? देखिए, अब ऐसा है कि मोदी जी के और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के साथ हम तुलना इसलिए नहीं बराबर कर सकते कि वह समय एक अलग समय था और आज का युग एक अलग युग है। अच्छा, तो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, मैं तुलना नहीं करना चाहता। उस समय में जो इंदिरा गांधी ने की थी वो तो सही की थी या? देखिए, अब चूँकि यहाँ पे मैं आपको एक बात स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा, क्योंकि आज तक मैंने किसी भी पार्टी को अपनाया नहीं जिसने हम अपना वो व्यक्तिगत अपनी राय दे रहे हैं कि हमने जिस पार्टी को देखा अच्छा काम किया, मैं जाके उसी को वोट दिया हूँ। मैं प्रेस रिपोर्टर होते हुए मैं स्वतंत्र था, मैं अच्छे लोगों के संपर्क में था। चूँकि हमारे समय में इलाहाबाद में इंदिरा गांधी आती थी तो मैं खुद उनके सामने जाके उनके साथ बात भी मैंने किया, एक बार नहीं कई बार। क्योंकि मैं एक ऐसे नेता के छत्र छाया में था, मैं उस नेता को बहुत चाहता था, मैं उनको बहुत मानता था, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहू। हाँ, तो हम इंदिरा गांधी का तुलना मोदी जी के साथ इसलिए नहीं कर सकते। देखिए, इंदिरा गांधी एक अलग तौर की नेता थी, वो जो बोलती थी तो वो करके दिखा देती थी, और दुश्मनों को उसके घर के अंदर जाके घुस के मारती थी। 2 मिनट मैं यहाँ रोकना चाहूँगा। ये शायद इतिहास आज के युवा पीढ़ी भूल रहे हैं, इसलिए डिजिटल मीडिया में या एडवर्टीजमेंट में सिर्फ मोदी कर रहे हैं। पुलवामा हमला हो या बर्मा में जाकर हो, इंदिरा गांधी जी ने भी तो बांग्लादेश के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए, ये भी कम बहादुरी की बात नहीं थी। और मतलब मैं तुलना नहीं करना चाहता, इतिहास में इंदिरा गांधी का एक नाम है और वो अपनी जगह है, ये तो आप मानेंगे। देखिए, मैंने अभी बोला ना आपसे कि इंदिरा गांधी एक अलग तौर की नेता थी और अभी मोदी जी अपने अलग तौर का। हाँ, जो बात इंदिरा गांधी जी में था मोदी जी में वो बात नहीं है। आज भी मोदी जी कोई काम करते हैं, वो पहले जाके अमेरिकियों से बात करते हैं, जब अमेरिका वाले बोलते हैं तब वो जाके मोदी जी वो काम करते हैं।
लेकिन इंदिरा गांधी वो ऐसा नहीं थी। पहले इंदिरा गांधी के समय में क्या था, संयुक्त राष्ट्र में पहले सब बोल लेते थे, उसके बाद लोग कान लगा के ऐसे बैठे रहते थे कि अब मैडम क्या बोलेंगी। पूरे विश्व में उनको लोग मैडम बोलते थे। पूरे विश्व के जितने बड़े बड़े नेता, हमारे जैसे रूस उस समय विश्व में बहुत बड़ी ताकत थी। आपको मैं एक चीज़ याद दिलाता हूँ, मैंने आपसे बोला ना अभी कि उस समय इंदिरा गांधी के समय एक अलग युग था, आज एक अलग युग है। आपको याद होगा सन 1971 के लड़ाई में जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान का युद्ध हुआ, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का सीधी तौर पे झगड़ा नहीं था, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश पे आके वो हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया उन्होंने। तो उन्हीं के भाइयों में से स्वर्गीय शेख मुजीबुर रहमान जी को बहुत ख़राब लगा कि हमारे मुसलमान भाई ही आके हिंदुओं को मार रहे हैं और हम बोल रहे हैं तो हमको भी मार रहे हैं। तब उन्होंने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी से मदद मांगा। तब इंदिरा गांधी जी सीधे तौर पर उनके साथ हाथ मिलाई हैं और उनको पूरा समर्थन दिया, अपनी सेना दिया, उनका बांग्लादेश को आज़ाद कराया। कराने के बाद अपने वतन के साथ एक अच्छा तालमेल करते हुए उनके देश को काफ़ी आगे बढ़ाया। आपको एक चीज़ और बता दूँ, बोलिए, उस समय आपको याद होगा यही अमेरिका और चाइना पाकिस्तान को खुलकर समर्थन किया था, और आज अमेरिका हमारे साथ, और आज अमेरिका हमारे साथ है। क्योंकि उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, अमेरिका ये अच्छी तरह जानता था कि हम बगैर हिंदुस्तान को साथ में लिए विश्व में आगे नहीं बढ़ सकते। धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा, बंगाल चुनाव से लेकर हम इतिहास तक पहुँचे और आपने समझ दिया। एक पत्रकार के हिसाब से आप अच्छा स्वस्थ रहें, अच्छा रहें, और कभी मौका मिले तो हम डिजिटल मीडिया को ज़रूर बोलते रहे। आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। करीब करीब हम उम्र के बराबर है, मुझे भी सारी चीज़ें याद आ गई। नहीं, मैं इंदिरा गांधी को बहुत सम्मान करता हूँ, और मुझे कभी कभी ये बुरा लगता है कि आज का युग, आज का नए लड़के इंदिरा गांधी की तुलना को भूल रहे हैं, पुराने लोगों को भूल रहे हैं। तो उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए, और मोदी जी भी जो कर रहे हैं वो भी बराबर कर रहे हैं। मतलब मोदी अपनी जगह सही है और इंदिरा गांधी उस समय भी अपनी सही था। हमने आपको बोला ना, वो तुलना मैं नहीं करूँगा। नहीं, तुलना होती नहीं है। हाँ, तुलना होती भी नहीं, बिल्कुल। और कोई भी आज के नेता कोई ये समझे कि मैं ही सबसे देश का अच्छा नेता हूँ, हाँ, मैं ही अच्छा प्रधानमंत्री हूँ, हाँ मैं ही अच्छा प्रधानमंत्री हूँ, तो ये उनकी भूल है। मैं अब आपसे एक चीज़ कहूँगा, तो मेरे पास समय कम है, तो बात यही रही कि बंगाल में त्रिशूल की विधानसभा हो सकती है। हाँ, लगभग जैसा कि लोग कह रहे। देखिए, अभी हमने कहा ना आपसे कि सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग आज से नहीं, काफ़ी अरसे से होता आया है। लोग इसका विरोध करते आए हैं। मोरारजी देसाई से लेके इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, सभी ने विरोध किया। इंदिरा गांधी जी के समय भी यही हाल हुआ था। अभी ये जो 27 तारीख को चुनाव गया, कई टीवी चैनलों ने न्यूज़ में दिखाया, महिलाएं वोट देने के बाद बाहर आके काफ़ी हंगामा किया कि मैंने 3 नंबर बटन दबाया, घास फूल थी टीएमसी में, तो वीवीपैट में जो है कमल का फूल का क्यों, मतलब पद्म फूल का क्यों छाप आ रहा है, यहाँ फिर से चुनाव कराया जाए इसको। तो मैंने आपको बोला ना कि सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। तो हाँ, तो देखिए, विरोध जहाँ होता है तो सच्चाई भी तो वहाँ होती है ना। जब धुआं उठता वहीं से जहाँ आग होती है। यदि सच्चाई नहीं होगी तो लोग क्यों विरोध करने जाएंगे? कौन लाठी पुलिस का खाने जाएगा? आपका इच्छा होगा कि कोई पुलिस वाला आके आपको मारे? चलिए, धन्यवाद। तो आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, अपने अच्छे परिवार के साथ रहें। आपसे मुलाकात होती रहेंगी। आज वापस कब बंगाल आऊँगा नहीं मालूम, लेकिन आपसे संपर्क बना रहेगा। अवश्य। यस, नमस्कार।